नमस्कार साथियों, इस पॉडकास्ट सीरीज के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। कल के पॉडकास्ट के एपिसोड में मैंने कुंवर नारायण के बहाने मृत्यु पर केंद्रित कुछ कविताएं पढ़ी थी और पिछले 2 दिनों की घटनाओं ने हम सबको झकझोर कर रख दिया है। जिस तरह की के मृत्यु की खबरें आई हैं, इरफान खान चल बसे और उसके अगले ही दिन ऋषि कपूर का देहांत हो गया, तो हम सब दुखी हैं। और ऐसे समय में मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मृत्यु के अगले दिन जीवन पर कविताएं पढ़ी जाए, ऐसी कविताएं पढ़ी जाए जो मेरे अंदर प्राण का संचार करती हैं और मुझे ऐसा लगा कि शायद वो आपके अंदर भी प्राण भरने का काम करेंगी। तो इस तरह की कविताओं की जब बात होती है तो मुझे बिल्कुल तुरंत निराला याद आते हैं। उन्हें महाप्राण ऐसे ही नहीं कहा गया है। निराला का जो ये जो संग्रह है परिमल, ये उनका सबसे महान संग्रह माना गया है। उनका पहला संग्रह था अनामिका और ये परिमल उनका दूसरा संग्रह आया था। और मेरे पास जितनी किताबें हैं और उसमें अगर मुझे एक किताब अपने साथ ले जाने को मिले मृत्यु के बाद, तो मैं इस किताब को लेकर जाऊंगा। ये इतनी प्रिय किताब है मेरी और इसकी कविताएं इतनी ज़्यादा मेरे अंदर ध्वनित होती हैं। तो जो कविता है उसका नाम भी ध्वनि है। आप देखिए निराला इसमें किस तरह से अपनी बात कहते हैं। यहाँ बात जीवन की हो रही है, लेकिन इसमें भी एक तरह से मृत्यु चिंतन है। इसमें मृत्यु के से टकराते हुए जीवन की बात दिखाई पड़ती है। आप कविता सुनिए। ध्वनि। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु है जीवन ही जीवन। अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे यह बालक मन। मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी ना होगा मेरा अंत। यहाँ और बात यह भी है कि ये कविता उस दौर में लिखी गई थी जब निराला अपने जीवन का सबसे दुखद समय झेल रहे थे। ये जो समय था 1919 से लेकर 1920-21 का जो दौर था, उस दौर पे निराला ने अपनी पत्नी को खो दिया, अपने परिवार के सारे तमाम लोगों को खो दिया। उस वक्त जो स्पेनिश फ्लू आया था, उसमें निराला की पत्नी मनोहारी देवी चल बसी। और बाद में फिर निराला ने अपनी बेटी को भी खोया, जिसके बाद उन्होंने सरोज स्मृति लिखी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में, इस परिप्रेक्ष्य में एक बहुत ज़रूरी बात समझने की ज़रूरत है कि छायावाद क्यों महान है। छायावाद में बहुत सारी बातें विलक्षण हैं, लेकिन छायावाद में कवि का जो मैं है, कवि का जो उत्तम पुरुष में अपनी बात कहने की जो लालसा है, उसे कविता के केंद्र में स्थापित किया। उससे पहले आप रीतिकाल के कवियों को देख लीजिए या द्विवेदी युग के कवियों को देख लीजिए। उससे पहले जितनी कविताएं लिखी जाती थी, उसमें कवि अपने आप को छुपा कर ऐतिहासिक दृष्टि से या मिथकीय दृष्टि से, मिथकों के बहाने अपनी बात कहता था। चाहे वो जयदत्त वध की कविता हो मैथिली शरण गुप्त की, चाहे भारत भारती हो, चाहे और भी कविताएं जो उससे पहले लिखी गई थी। और बाद की कविताओं में भी आप देखिए, दिनकर की कविताएं या बच्चन की मधुशाला, इनको कमज़ोर कविता इसीलिए माना गया क्योंकि उसमें कवि का मैं गायब था, क्योंकि किसी और के बहाने कवि अपनी बात कह रहा है। कवि का मैं जो एस्टैब्लिश करने की बात थी, वो छायावादियों ने किया। ये एक बहुत बड़ी घटना थी। छायावाद से पहले कवि का मैं भक्ति काल में सुनाई पड़ता है।
कबीर के पदों में, कबीर के दोहों में, या तुलसीदास के दोहों में, तुलसीदास के पदों में, और भी भक्ति काल के कवियों में एक मैं ध्वनित होता है। लेकिन वह मैं ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ अपना संवाद करने के लिए एक मैं का प्रयोग हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये नामवर सिंह ने इस पर बहुत अच्छा लेख लिखा है अपनी छायावाद किताब में, आप उसे ज़रूर पढ़िए। छायावाद में उस मैं, वो जो मैं था, वह अपनी तमाम कमज़ोरियों के साथ, अपनी तमाम दुर्बलताओं के साथ, नामवर जी ने दुर्बलताओं शब्द का प्रयोग किया है, जिसे मैंने एक पिछले एपिसोड में वल्नरेबिलिटी कहा था अरुण कमल के संदर्भ में, कि अपने दुर्बलताओं के साथ कवि प्रस्तुत हो रहा है। वो अपने आप को महान साबित नहीं कर रहा, वो अपनी सब तमाम चिंताओं के साथ प्रस्तुत हो रहा है। और निराला की जो सरोज स्मृति है, वो इस तरह की कविताओं में, हालांकि सरोज स्मृति छायावादी कविता नहीं है, लेकिन छायावाद, क्योंकि सरोज स्मृति के साथ ही छायावाद का अंत माना जाता है निराला के छायावादी दौर का, लेकिन सरोज स्मृति इस तरह की कविताओं में, जो आत्मस्वीकृति की कविताएं लिखी गई हैं हिंदी में, उसकी महानतम कविता है, महानतम अभिव्यक्ति है। क्योंकि इस तरह की बात, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, जो निराला कहते हैं कि अपनी बेटी की मृत्यु पर अपना पूरा दिल काट कर रख देना, अपनी तमाम चीज़ों को बताना कि किस तरह से वो जैसे लिखते थे और कैसे उनकी किताबें, कैसे उनकी कविताएं एडिटर के पास से वापस आ जाती थी, पब्लिशर के पास वापस आ जाती थी, अपनी दरिद्रता, अपने जीवन का संघर्ष, तमाम चीज़ों को सामने रखना और ये स्वीकार करना कि जो सरोज, उनकी बेटी की जो मृत्यु हुई है, उसके कहीं ना कहीं वे खुद उत्तरदायी हैं, उसका पूरा अपने सर पर ले लेना, ये एक बहुत बड़ी घटना थी हिंदी कविता में, जिसका कायदे से आकलन होना अभी भी बाकी है। और कवि का जो मैं है, उसको कविता के केंद्र में स्थापित करना, ये एक बहुत बड़ी घटना थी कविता में। ये एक तरह का लोकतंत्रीकरण था कविता का, कविता के केंद्र में मनुष्य को रखना, कवि का खुद का स्थापित होना, एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटाइजेशन था कविता में, जो छायावादियों ने जिसे करके दिखाया था। तो ऐसी ही एक और कविता है जो मेरे अंदर जीवन का संचार करती है, और जो जीवन के पक्ष में लिखी गई निराला की महानतम कविताओं में से है। ये कविता आप देखिए, इस कविता का नाम है खेवा। डोलती नाव प्रखर है धार, संभालो जीवन खेवनहार, तिर तिर फिर प्रबल तरंगों में, डोले पग जल पर डगमग फिरती है, टूट गई पतवार, जीवन खेवनहार, भय में हूँ तन्मय, धर कंपन तन्मयता, छन छन में बढ़ती ही जाती है अतिशयता, पारावार अपार, जीवन खेवनहार। यहाँ भी कवि का जो मैं है, किस तरह से तमाम चीज़ों को तोड़ कर आता है, जैसे मुक्ति में तोड़ो कारा, जिस तरह से इस तरह का प्राण संचार उनकी कविताओं में देखने को मिलता है। ये आकस्मिक नहीं है कि कविता में मैं क्या स्थापित होने के बाद हिंदी में आत्मकथा लिखने का होड़ आ गया। गांधी जी से लेकर नेहरू से लेकर राहुल सांकृत्यायन, सब ने उसी दौर में, उसी के बाद के दौर में अपनी आत्मकथा लिखी। इससे पहले हिंदी में या भारत में आत्मकथा लिखने का उस तरह का जोर नहीं था। ये उसी वक्त होता है जब कविता में छायावाद आता है, और उसके बाद के दौर में। तो एक बहुत बड़ी घटना थी कविता में मैं को स्थापित करना, और मैं के सहारे जीवन को सेलिब्रेट करना, या जीवन की तमाम विसंगतियों को, सबकी बात करना, खुलकर बात करना। पंत ने इसकी शुरुआत की थी उच्छ्वास, आंसू जैसी कविताओं से, लेकिन निराला इसको बहुत आगे लेकर गए। इस पर जितनी भी बात की जाए वो कम है। प्राण संचार की कविताओं में निराला के बाद अगर कोई कवि ठहरते हैं, या ठहरना गलत क्रिया का मैंने प्रयोग किया, जिनमें उस तरह जो प्राण संचार करते हैं, वे हैं शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह की कई सारी कविताएं हैं जो इस तरह के गजब के मनोस्थितियों को आपके सामने एक
गढ़ के रख देती हैं और आपको नए सिरे से जीवित कर देती हैं। लेकिन ऐसी ही एक कविता के साथ मैं आज के पॉडकास्ट के इस एपिसोड का समापन करना चाहूँगा। ये कविता है लौट आ ओ धार। कविता के शीर्षक में ही देखिए आ और ओ दो स्वर ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। तो स्वर, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हुए कहता हूँ कि स्वर बांसुरी की तरह है, वो सुर पैदा करती हैं, और जो व्यंजन होते हैं, जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, वो ताल की तरह है, वो परकशन का काम करती हैं। आप देखिए तमिल भाषा में परकशन साउंड ज़्यादा होता है, बांग्ला में स्वर ध्वनियाँ ज़्यादा होती है। तो भाषा में अलग अलग भाषा को ध्वनि की दृष्टि से भी देखने की ज़रूरत है। और इस कविता में की ध्वनि ही इतनी अद्भुत है, नाम में ही दो स्वर ध्वनियाँ हैं। खैर ये अपनी जगह पर है बातें। कविता पढ़ता हूँ मैं, आप देखिए कैसा प्राण संचार करती है ये कविता, छोटी सी कविता। लौट आ ओ धार, लौट आ ओ धार, टूट मत ओ सांझ के पत्थर हृदय पर। मैं समय की एक लंबी आह, मौन लंबी आह। लौट आ ओ फूल की पंखड़ी, फिर फूल में लग जा। चूमता है धूल का फूल कोई हाय। लौट आ ओ फूल की पंखड़ी, फिर फूल में लग जा। ये मृत्यु को ललकारती हुई पंक्तियां हैं, और कितना प्राण संचार करती हैं। तो आप निराला को पढ़िए, निराला में आपको बहुत प्राण मिलेगा। और शमशेर को भी पढ़िए, ये हिंदी के दो सबसे बड़े कवि हैं मेरी समझ से। निराला तो खैर महाप्राण है हमारे, उनकी तुलना हिंदी में रविन्द्रनाथ से ही की जा सकती है, या शायद गालिब से की जा सकती है। तो हमारा जो ये भूखंड है, जो उसके पिछले 200 साल तक आप चले जाइए तो निराला, रविन्द्रनाथ और गालिब, तीन बड़े कवियों के ही नाम लिए जाएंगे।